सेनाएं आमने सामने पड़ी है, लड़ाई होनी बाकी है। उधर एक तरफ बाबर की सेना पड़ी है, इधर किसकी सेना पड़ी है, सांगा। वो अपने अपनी युद्धों की तैयारियां कर रहे हैं, उधर अपनी बाबर तैयारियां कर रहे हैं, सांगा कर रहा है। बाबर ने अपनी तैयारियां ठीक ठाक कर ली, उसको लग गया आप अपने लड़ सकते हैं। तो उसने एक दिन अपने सारे सैनिकों को बुलाया, पूरी सेना को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसने पूछा, भाई हाउस द जोश? सबने कहा लो सर, वेरी लो सर। तो क्या बात करते हो यार, ये सांगा से कल लड़ने के लिए जाना है, तुम इतना डिमोटिवेट फील कर रहे हो, क्या कारण है? सैनिकों ने कहा साहब, अपने जब रवाना हुए थे ना काबुल से, तब आपने कहा था दिल्ली आगरा लूटेंगे, धन लाएंगे और महिलाएं लाएंगे। आप यहीं बैठ गए, आपको रहना है यहां, हमें नहीं रहना। संदेश से आते हैं, चिट्ठी आई है, गाने सुबह शाम सुनने पड़ते हैं, हमें घर वाले याद कर रहे हैं, हमें वापस घर जाना है। दूसरा कारण, जिस आदमी से हम लड़ने के लिए जा रहे हैं सांगा, मुसलमान राजाओं की एक अच्छी खासियत है, वो दुश्मन के बारे में पूरा पता लगाते, क्यों कैसा है, क्या नहीं, कितनी ताकत है। जब सांगा के बारे में पता लगाया गया तो उनको पता चला, जब सांगा के एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, सर नहीं होगा तो कैसे? हे भगवान, कैसे पढ़ाया जाए इन छोटे छोटे बच्चों? इतिहास जैसा गंभीर विषय पढ़ाते हुए एक कन्या ने बीच में पूछा कि सर उसके सर था क्या? था। अच्छा सर सच में नहीं, ऐसे पूछा था क्या? मुझे सुना सर सर नहीं था क्या? चलो, एक उसके कहते हैं इब्राहिम लोदी के साथ जो लड़ाई हुई थी, उसमें उसका एक हाथ कट गया था और पैर में लग गई थी उसके। आंख उसकी पृथ्वीराज और जयमल वाली लड़ाई के अंदर ही चली गई थी। किसी एक लड़ाई में उसका एक कान और जख्मी था। कहते उसके 80 घाव थे शरीर पर। कितने घाव थे? तो उन्होंने कहा भाई साहब, जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो आदमी तो नहीं डाकी है। और उससे हम लड़ने के लिए जाएंगे तो इसमें हमारा घाटा, उसका तो वो क्या बिगड़ना है भाई साहब? और नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई लड़ाइयां नहीं करनी हमें। बाबर ने कहा नहीं, वो कितना भी शक्तिशाली होगा, हम मुगल है मुगल, और हम उसको हरा सकते हैं। उसने कहा रद्दी में बोल, महीने भर पहले बयाना की लड़ाई हुई थी, ये मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा दोनों की धोतियां खोल ली थी उसने, वीडियो पड़ा है लोगों के पास में। क्या लड़ेंगे यार उससे अपने? बाबर लगा मरा दिया यार। भाई सेना लड़ने से मना कर दे तो कोई राजा कैसे लड़ सकता है? भाई मत राजा वाली छोड़ो, मत कहता हूं मैं क्लास में हूं, सुबह सुबह तुम सारे उठ के बाहर चले जाओ कि नहीं पढ़ रहे, तो मैं थोड़ी पढ़ा सकता हूँ। तो आप बैठे रहोगे तो ही तो पढ़ा सकता हूं। तो वो राजा के बारे में कि जब सेना ही लड़ने से मना कर देगी, राजा लड़ेगा किससे, या राजा लड़ेगा किस आधार पे? तो बाबर को लगा तो मरा दिया, इससे नहीं लड़ेंगे। तो बाबर फिर उन सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए एक भाषण देता है। बाबर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं खुद के लिए लड़ता हूं? उनका लगता नहीं है। है भाई साहब, लगना अलग होता है, होना अलग होता है। तुम्हें क्या लगता है बाबर अपने साम्राज्य विस्तार के लड़ता है कि पूरा? बाबर ने कहा नहीं ना, बाबर खुद के लिए लड़ता है ना, बाबर साम्राज्य विस्तार के लड़ता है, बाबर इस्लाम के लिए लड़ता है। किसके लिए? ये मजहब की लड़ाई है, जिहाद है। क्या है? जो धर्म की लड़ाइयां होती है उनको क्या बोला करते? ये जिहाद है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस कोने से उस कोने तक इस्लाम की पताका फहरा दी जाए। बाबर इसलिए लड़ता है। और उसने कहा कि तुम यदि नहीं लड़ोगे तो क्या बाबर रुक जाएगा? बाबर अकेला लड़ेगा, कोई भी नहीं आएगा तो भी बाबर लड़ेगा। बाबर अल्लाह के आदेश को कभी भी टालेगा। अगर बाबर लड़ाई में लड़ता हुआ मारा भी गया तो बाबर शहीद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन्नत मिलेगी मुझे, जन्नत। और अगर जिंदा रहा तो मैं गाजी बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? ऐसे योद्धा जो युद्ध में लड़ा करते थे उनको क्या बोला करते थे? जो धर्म की लड़ाइयां होती उनको तो क्या बोलते? उसमें लड़ने वालों को क्या बोलते? तुम आना चाहते हो तो ठीक, नहीं आना चाहते हो तो भी बाबर को इस प्रकार की कोई चिंता। पर थोड़ी अल्लाह की, इस्लाम की इस प्रकार की बातें की सैनिकों में थोड़ा जोश है। तो सैनिकों को, बाबर को लगा इस बार थोड़ा माहौल ठीक। बाबर ने कहा आप बताओ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? इतने में एक फौजी साहब खड़े, उन्होंने कहा होल्ड ब्रो, एक मिनट, एक सवाल का जवाब चाहिए। कि हाँ यार, तेरे मुंह से ये बातें ठीक नहीं लगती, अल्लाह की, मजहब की, कुरान की, इस्लाम की। दारूड़ी है? बाबर ढंग का दारूड़िया था, सारे दिन पीता रहता था बाबर, सारे दिन पिया हुआ रहता था। बाबर की बाबरनामा आप पढ़ो तो उसमें उसकी शायरियां पढ़ो जो दारू के ऊपर है। वो इतना बेचारा जोरदार लिखता है चीजें कि जब मादक ही जानता है शराब का स्वाद क्या है, वो नाहक क्या जाने जिसने कभी शराब पी ही नहीं है। तो बड़ा ही जोरदार आदमी था बाबर इस मामले में। तो पूरे दिन सेट रहता था, जब भाषण दे रहा था तभी उसने पेग हाथ में ले रखा था।
ऐसा भाषण आदमी तभी दे सकता है। और बाबर को जैसे कि बाबर ने गिलास फेंक दिया, बाबर ने कहा बाबर कसम खाता आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। लोगों ने कहा पेटी पड़ी अंदर पूरी, बाबर फेंक दो बोले। एक भोज साहब और खड़े, उन्होंने कहा एक सवाल का जवाब और फिर लड़ लेंगे, तू कहेगा हाँ, कि कुरान शरीफ ये कहती है कि कोई मुसलमान राजा मुसलमान व्यापारियों से टैक्स नहीं लेगा, और बाबर मुसलमान व्यापारियों से टैक्स लिया करता था। उस टैक्स का नाम था तमगा। क्या नाम था? मुसलमान राजा मुसलमान व्यापारियों से कोई टैक्स लेता, उसका नाम क्या था? तमगा। कुरान कहती है कि तमगा लेना नहीं चाहिए, बाबर लिया करता था। तो उसने कहा मुस्लिम व्यापारियों से तो टैक्स लेता है। बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा। तो बाबर कहता है युद्ध नहीं है, क्या है? हम कल धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, इस्लाम की लड़ाई लड़ेंगे। बाबर कहता है ये सांगा हिंदू काफिर ये मुसलमानों को परेशान करता है। तुम्हें पता है इसके आसपास की जो भी मुस्लिम रियासतें हैं इसने सबको हराया है, और सब इसे डर के मारे रहते हैं, इसलिए इसको सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए मैं इसे लड़ने के लिए जाऊंगा, तुम्हें भी मेरा साथ देना। तो बाबर क्या घोषणा कर देता है युद्ध से पहले? युद्ध नहीं है, क्या है? जिहाद। जिहाद क्या होता है? धर्म युद्ध, है ना? क्रूसेड, जो धर्म की लड़ाइयां होती है उनको क्या बोला करते? बाबर क्या नहीं पीने की सौगने खाता है, और बाबर कौन सा टैक्स हटा देता है? क्या हटा देता है? कब्जे किए थे लोधियों को, आगे बताओ किधर किधर? आगरा और दिल्ली। आगरा की तरफ तो सांगा खुद ही गया हुआ है, और उसने कौन से किले पे कब्जा कर लिया आपका? बयाना। इधर दिल्ली की तरफ जो है वो सांगा अपनी सेना भेजता है, और वो दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर कब्जा करती है। कितने गांवों पे? सवाई माधोपुर के आगे इधर दिल्ली वालों की बाउंड्री शुरू होती थी रणथंभौर के बाद में। एक किला पड़ता है इधर खंडार, रणथंभौर से आगे कौन सा किला पड़ता था? इस खंडार के किले से उधर दिल्ली वालों की बाउंड्री शुरू होती है। वो खंडार के किले पे कब्जा करता है, आगे के 200 गांवों पे कब्जा करता है, उनसे टैक्स लेना शुरू कर देता है। वो कहता है दिल्ली का इलाका नहीं, ये इलाका किसका? आज के बाद में मेवाड़ का। तो उनको लगा यार दिल्ली की तरफ भी आ गया, आगरा की तरफ भी आ गया बंदा। लिखो देखो, बाबर जब खानवा की लड़ाई करने के लिए रवाना होता है तब वो लिखता, बाबर डायरी लिखता था, है ना? बाबर, ये बाबर की जोरदार चीज है, आप भी लिखा कीजिए। डायरी लिखना बहुत अच्छी हॉबी होती है ना, और कोशिश किया कीजिए आप डायरी लिखें। पर डायरी लिखने का फिर ये नहीं होना चाहिए, अक्सर क्या स्टूडेंट जब डायरी लिखता है फिर वैसे लिखता है सुबह 7 बजे उठा, उठते फिर मैंने देखा कि टूथपेस्ट तो अस्थाई नहीं, खाली बुरशी फेरना पड़ गया है ना। फिर नाश्ता तो आज पीजी में इतना अच्छा नहीं था, ये नहीं लिखना। आप डायरी हमेशा रात को सोते टाइम लिखें। आज दिन में जो कुछ आपने देखा, जो कुछ सुना, जिस किसी से मिले, उसका ऑब्जर्वेशन लिखो खुद का। ये कोई भी, कि आज हमने एक ये राजस्थान हिस्ट्री क्लास ली, सर ने यही ये पढ़ाया, पर मेरे को उसमें ये बातें तो अच्छी लगी, ये बातें बुरी लगी, ये बातें सही नहीं थी। जो आपके दिमाग में है, मैंने आज ये ज्योग्राफी क्लास ली, उसमें मेरे को ये नई बातें पता चली, ये बातें पहले मुझे नहीं थी, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। या मैं आज जब चाय पीने के लिए गया था, वहां पर एक दोस्त बने मेरे, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन भैया को देख के मुझे लगा यार उनको तो बड़ा गजब नॉलेज है, क्या मुझे भी वैसा नॉलेज होना चाहिए। मैंने उनसे 3 किताबों के बारे में पूछा, उन्होंने मुझे 3 जो भी कोई बातचीत हुई, या मैं आ रहा था, मैंने रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा, आजकल रोड एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, आपके विचार में जो थॉट्स आते हैं उनको लिख लिया जाए, डेली लिखा जाए ऐसे, जो रो दिमाग में, ये नहीं सोच समझ के कुछ, ऐसे क्या बंदा दिमाग लगा लगा लिखता है, जो आपके दिमाग में है वो लिख लिया। आप थोड़े दिन बाद चेक करेंगे कि आपके विचार बदलते हैं। हो सकता है एक दिन चाय की थड़ी पे एक व्यक्ति मिला और उसके बारे में आपने अपनी डायरी में जाकर लिखा कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। 2 महीने बाद आप उसी व्यक्ति के बारे में लिखते थे, क्या लीचड़ा था आपके, एक बार रुपए लिए वापस नहीं दिया यार इसने। हो सकता है आपने 2 महीने पहले किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखा था कि आज क्लास में एक भैया मिले थे, हालांकि मुझे तो शक्ल से भी इतने अच्छे नहीं लगे, बहुत बुरा आदमी था यार। आप हो सकता है 2 महीने बाद उस व्यक्ति के बारे में लिखोगे यार बहुत अच्छा आदमी था, आज जब मैं बीमार हुआ तो मुझे हॉस्पिटल वही लेके गया था। आप देखेंगे कि आपके विचारों में लगातार बदलाव है, आप जैसे पहले थे वैसे अब नहीं है, आप बहुत ज्यादा बदलेंगे। आपको लगेगा यार पहले आपको ये चीजें नहीं आती थी, अब आपको ये चीजें आती है, तो आपकी हॉबी क्या होनी चाहिए? अरे जोर से तो बोलो, ये तो मरे मरे तुम ऐसे बोलते हो डायरी, मैं जेठ लगता हूं तुम्हारा? तो जोर से तो बोल लिया करो कम से कम। तो बाबा डायरी लिखता है, जेठ तो समझते हो ना, जेठ, किसी की ये दिक्कत तो नहीं है? कोई ये भी बात दिमाग लगा ले होंगे जेठ क्या होता है, एक्चुअली सर ने जेठ बोला था, बाहर जाके ऐसी बातें नहीं करोगे कोई। राजस्थान वालों को इतना तो आता ही होगा। नहीं नहीं, आजकल समस्या है तुम्हारे साथ में, तुम्हारे पास डेटा कम है, डेटा कम है तुम्हारे पास, चीजें कम है ना। अभी परसों मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए थे, आंखों के डॉक्टर साहब है। एक दिन मुझे उन्होंने कॉल किया कि मुझे मिलना है आपसे, तो सर कभी आप, मैं तो कोचिंग बैठा रहता हूँ शाम को, तो आ जाओ आप। तो मेरे से मिलने के लिए आ गए। तो उन्होंने यूं मुझे कहा कि मुझे लगा कि आप मेरे में एक बात सिमिलर है, इसलिए मैं मिलना चाहता था।
क्या डॉक्टर साहब? मैंने क्लास के कुछ आपके वीडियो देखे, आप बच्चों को यूं कह रहे थे कि यार तुम हिंदी लिखना क्यों नहीं सीखते, या तुम्हें ये क्यों नहीं आता, तुम ये क्यों नहीं करते, इस प्रकार की कुछ बातें थी। मैं, हाँ डॉक्टर साहब, मैं बताता तो रहता हूँ बच्चों को जो कोई कमियां होती, गलतियां होती है। या बच्चों को तो यार ये बात भी नहीं पता, क्या तुम्हें ये बात तो पता होनी चाहिए थी यार। ये मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ कि यार बच्चों को इस प्रकार की बातें नहीं पता है। क्यों नहीं पता? बच्चों के इंटरेस्ट के फील्ड अलग है, उनको नई नई चीजें पता चलने लग गई आजकल। दूसरा कारण एक ये भी है कि, तो डॉक्टर साहब बीच में मुझे रोका, आपको कैसे बताई खूब सारी बातें इतनी? मेरे पापा ने बताई, मेरे दादाजी ने बताई। क्यों बताई उन्होंने? मैं शाम को जाके दिल्ली में दादाजी के पास बैठ जाता था 2 घंटे, पंचायती करता उनके पास बैठा बैठा, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो बोलते बैठे बैठे, तो मैंने सुन ली, मुझे याद रह गई। उनका आजकल के बच्चे बैठ नहीं रहे, इसलिए वो जो जनरेशन टू जनरेशन जो ज्ञान आना चाहिए था ना, वो आना बंद हो गया, वो ट्रांसफर बंद हुआ है बीच में। इसलिए इन बच्चों के पास में वैसा ज्ञान ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे बड़ी जोरदार बात की, उन्होंने कहा कि इसलिए बच्चों के सामने कोई आदर्श ही नहीं है। वो जो ना आइडियल होता है कोई अपना, हम आइडियल कैसे बनाते हैं किसी को? देख के, सुन के। कि यदि मैं कोई बचपन से सांगा की कहानी सुनता हूं और मैं सुनूं कि एक राजा था, उसके हाथ नहीं था, पैर नहीं था, आंख नहीं था, कान नहीं था, 80 घाव थे, फिर भी लड़ा था। वो लगता है यार व्यक्ति को संकट के क्षणों में भी कभी यूं धैर्य खोना, मुझे लगा यार इतना बुरा तो नहीं है। मैं तो यार यूं इस मामले में जो सही हूं, हट्टा कट्टा हूं एकदम। और मुझे तो तलवार से लड़ने के लिए भी नहीं जाना, पढ़ना ही तो है, तो पढ़ लूंगा। यहां मैं बाबर को भी पढ़ू तो मुझे लगे कि एक बंदा यार जिसको उज्बेकिस्तान से कूट पीट के निकाल दिया गया था, घर वालों ने मार पीट के निकाल दिया, फिर उसने ये नहीं सोचा कि यार सुसाइड कर लेते हैं, या छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाते हैं, या कोई छोटा मोटा कुछ कर लेते हैं। वो दिमाग था हिंदुस्तान पे कब्जा कर लूं। और एक दिन उसके परिस्थितियां पक्ष में आई, और पक्ष में आई तो वो कब्जा कर गया इधर। और हम 2 टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो यूं डहा डहा रोते हैं, अब क्या होगा आगे जीवन में, घर वालों ने तो भेजा था कुछ करके दिखाऊंगा, और मेरे तो 2 टेस्ट में नंबर कम आ गए। यदि वैसी कहानियां होती तो हमारे दिमागों से विचार नहीं आते, तो उनका वो आना बंद हो गया। तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि मैं कहीं हेयर कट करवाने के लिए जाता हूं, जिन भैया के पास में हेयर कट करवाने के लिए जाता हूं, उनका जो बच्चा है वो बेहद इंटेलिजेंट है। वो बच्चा कविताएं लिखता है, कहानियां लिखता है, एमए कर रहा है वो। एक दिन मैंने यूं ही, वो बच्चा भी खड़ा था, मुझे इंटरेस्ट है यूं नए लोगों से मिलने में, बात करने में। मैंने पूछा उससे कि मैं तेरे को एक वर्ड देता हूं, और मैं ऐसा खूब सारे लोगों के साथ करता हूं, मैं उनको एक वर्ड देता हूं, बोलता हूं इसके बारे में बताओ कौन। और मैंने उस बच्चे कहा कि मेनका, मेनका के बारे में तुम क्या जानते हो? उस बच्चे ने कहा हाँ, मेनका गांधी पॉलिटिशियन है, मंत्री थी पिछली बार मेनका गांधी। एग्जैक्टली, बच्चा एकदम सही है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन यही है कि मेनका गांधी भारत की पॉलिटिशियन है। जबकि उसके पापा जो पास में खड़े थे, उनका अरे 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 नहीं 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 नहीं, अरे मेनका याद उनके भी नहीं आया। पर उनके दिमाग में आया कि नहीं, मेनका नाम की एक पुरानी कोई अप्सरा है जिसने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। ये वाला डाटा बच्चों के पास है नहीं। तो उनका कहने का मतलब था मैं पुरानी कहानियां इनके पास में है नहीं, जब तक वो पुरानी चीजें ट्रांसफर नहीं होगी तब तक पार पड़ेगी नहीं। तो वो हंस रहे थे कि मैंने एक प्रोजेक्ट चलाया केपीडी। कौन सा? केडीपी, केपीडी नहीं, केडीपी, कथा दान प्रोजेक्ट। कौन सा? कि मैं बच्चों को कहता हूं कि घर पे जाओ, तब दादा दादी नानी नाना पापा मम्मी, उनको कहो कि मुझे कोई एक कहानी सुनाओ, कोई पुरानी कहानी जो उनको बताओ, उसको एक पेज में लिख लो और हमें लाके जमा करवा दो। क्योंकि वो जो पुरानी मशीनरियां हैं जिनके पास ये कहानियां हैं, वो 15 साल की और है, समय समाप्त होने वाला उन कहानियों वाले लोगों का। इतनी जीवन बचा है, वो उस 60 के पार वाली पीढ़ी के अंदर पहुंच चुके हैं। भारत में औसत आयु ये 70-72 है, वो कहानियां उनके साथ चली जाएगी, हम ले नहीं रहे। तो आप भी जब भी घर जाएं,
दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, जिसके पास भी इस प्रकार की कहानियां हो, पेज में तो तुमसे नहीं लिखी जाएगी, हाथों हाथ मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया करे। मैं तो कई बार सोचता हूँ यार, पुराने दादी की उम्र की महिलाओं को, या पुराने जितने भी लोग थे, उन्होंने कितने कितने लंबे एक्सपीरियंस के बाद ये पता लगाया होगा कि किस प्रकार के जलवायु में किस प्रकार का खाना होना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में, मैं बीकानेर का हूं, पश्चिमी राजस्थान में कितनी पीढ़ियों से उन्होंने कोई ये ज्ञान संग्रहित किया होगा कि यार वे सब्जियां बनानी है जिनमें पानी कम लगे, क्योंकि पानी तो ही नहीं है अपने। ऐसी सब्जियां बनानी है जो खराब नहीं हो। गर्मी पड़ती है भयंकर, तो सांगरी सब्जी थोड़ी है। केर खा के देखो, देखे दो केर सीधे मुंह में लो, देखे नहीं खाया जाए। उन्होंने पता लगाया कि यार इस केर को थोड़े दिन तक यदि दही या छाछ में डुबो के रख दिया जाए, फिर सब्जी बना ली जाए, तो ठीक रहेगा। ये सांगरी है, इनको इस प्रकार से तोड़ के यदि बना ली जाए तो ये ठीक रहेगा। सब्जियां नहीं है वो। आप कितना गूगल कर लो, लिखो सब्जियों के नाम, केर सांगरी सब्जी नहीं है। उन्होंने सब्जी के रूप में बना ली, उसको तैयार कर ली, ये भी किया जा सकता है। हमारे बीकानेर साइड में दो पौधे होते हैं, एक होता है खींप, एक होता है फोग। कौन कौन से? अब रेगिस्तान में खड़े खूब सारे, बहुतायत की संख्या में मिलेंगे आपको बीकानेर साइड में, पशु खाते हैं फोगड़े खींप। लोगों ने दोनों तरीके अपनाए, खींप की सब्जी बना ली, फोग का रायता बना लिया। और क्या डालते हैं रायते में? जैसा बूंदी रायता, बूंदी तो बनती होली दिवाली थी या कोई शादी ब्याह में थी, बूंदी कहां से लाते? एक ना एकदम रेगिस्तान के अंदर जमीन पर एक कांटे लगते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलते हैं, मुझे याद है हमारे साइड उसको बोलते हैं बांकड़ी। बांकड़ी बकरियां खाती है उनको, कांटे से कांटे से कांटे से कांटे से होते हैं। मतलब मेरे याद आता है कभी यदि बचपन में खेलते खेलते गलती से, हमारे तो घर के पीछे वो थोड़ी सी लगी हुई थी, उनके अंदर चले जाते नहीं, जब भयंकर कांटे थे अंदर घुस जाते, तो कई दिन तक तो यूं पैर लेके यूं ही चलते रहते। फिर किसी ने बताया कि साहब इस बांखड़ी का तोड़ ली जाए, पानी में बॉईल की जाए, पूरा पानी का डेगचा चढ़ाओ, उसमें बांगड़ी डाल दो, पूरे दिन उबलने दो चूल्हे की आंच पे, शाम को पानी थोड़ा पानी बचेगा, नितार लो, बोतलों में डाल के रख दो। यदि बाद में इसको पियोगे ना तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो अपने होता है एसिडिटी हो जाती है, मेरे तो खाना खाते ये हो जाता है वो हो जाता है, ये सब खत्म हो जाता है। कितनी पीढ़ी बाद उन्होंने पता लगाया होगा कि मतीरे का पानी यदि बोतल में डाल के रख दिया जाए और 10-15 साल 20 साल तक लंबे टाइम तक पड़ा रहे, फिर किसी को सांप खा जाए और वो मतीरे का पानी पिला दिया जाए, तो जहर कम काम करेगा, वो उधर काम आ जाएगा वैसा। उनको किसी ने बताया कांटा लग जाए और कितना भी अंदर लग जाए, वो जो खींप है उसको आगे से थोड़ा तोड़ के उसका जो रस है वो यदि उसमें लगाया जाए तो कांटा बाहर आ जाएगा खुद ही। वनस्पतियों का नॉलेज और खान पान का नॉलेज उस पीढ़ी के साथ जाएगा। हम सारे वो हैं जो 2 मिनट में मैगी तैयार करना चाहते हैं, जो स्वाद भूले हुए लोग हैं, उन्होंने स्वाद उन चीजों में लगा लिया जो कांटों की सब्जियां बनाई यार। एक बबूल, बबूल होता है बबूल, किंकर, किंकर बोलते हैं, उसकी पातड़ी लगती है, पातड़ी, पातड़ी, उसका अचार डालते हैं। एक पश्चिमी रेगिस्तान में होता है तुम्बा, पीले रंग का होता है तुम्बा, वो पशु खा ले तो पशु मर जाए, इतना खरा खरा जहर होता है तुम्बा एकदम, उसका अचार डालते, तुम्बे का अचार बना लिया करते। तो कितनी सारी चीजें हैं। ये तो वो है जो मैं कहता हूं डे टू डे में काम आने वाली है, पर उनके पास ये भी खूब सारी कहानी है। इसलिए आप भी जाओ तो उनके पास बैठा करो, मुझे दो बातें होगी, एक तो उनको बहुत भला लगेगा कि तुम उनके पास बैठते हो, तुम नया सीख जाओगे, और कम से कम 2 घंटे मोबाइल से दूर रह लोगे, वरना वो भी तो चिपका हुआ है आपसे। ऐसा कौन है आप में से जो कोचिंग से जाने के बाद कम से कम जब पढ़ने बैठता है तो 2 घंटे तक मोबाइल की तरफ देखता ही नहीं है? झूठे रहता,
सारे के सारे। मैं तुमसे क्लास में तो 2 घंटे नहीं बैठा जाता, उसमें बीच में पानी पीने के लिए जाना होता है तुम्हें। तो देखने का मतलब है फोन बंद करके, केवल इस चेयर पे अभी मैं जाके बैठा हूं 2 बजे तक, 4 बजे तक इस चेयर पे ही हूं, इसे हिल ही नहीं रहा। आप आपका ये है, यहां देख रहा था, फिर बीच में एक व्हाट्सएप मैसेज है, 2 मिनट देखा था बीच में, फिर मैंने यूं छेड़ा नहीं था उसको, ये देख लिया था। या कोई फोन आ गया था, फोन बंद, पता ही नहीं रहे आपका फोन कहाँ है। उस कहना आता है आपका दिमाग अभी भी कहीं ना कहीं वही रहता है। कोई यूट्यूब पे कुछ आ जाता है, आपके नोटिफिकेशन सारे के सारे ऑन होते हैं आपके, इंस्टा पे कुछ आ जाता है, फिर आपको लगता है देख तो लेता हूँ कौन सी फोटो पोस्ट की है इसने, फिर आपको लगता है एक मैं भी थोड़ा सा कर ही देता हूँ, फिर अपनी फोटो के नीचे कमेंट देखते रहते हो क्या क्या है, किसने क्या क्या कहा, कब है क्या है, नाइस नाइस पिक ये लिखते रहते तो तो तुम भी उस प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हो। तुम इस प्रकार की कहानियां तो मुझे ला के दे देना, मैं डॉक्टर साहब को दे दूंगा। डॉक्टर साहब ने कैसी कहानी आपने लिख लेंगे, आने वाली पीढ़ी को दे देंगे अपने। तो कौन सा प्रोजेक्ट, क्या हो गया, कथादान। कितने लोग जिनको विश्वामित्र मेनका की कहानी नहीं पता थी, जिन्होंने विश्वामित्र मेनका का नाम नहीं सुना था? कोई बात नहीं। कितने लोग जिन्होंने उर्वशी पुरुरवा की कहानी नहीं सुनी, उर्वशी और पुरुरवा की कहानी? नहीं, कोई कोई बात नहीं, आपके साथ आपको सुनाई नहीं किसी ने? क्या क्या गलती हो सकती है इसमें, आपको आपको इन चीजों का पता ही नहीं था? कितने लोग जो राजा बलि के बारे में नहीं जानते, राजा बलि की कहानियां नहीं सुनी जिन्होंने? बाली नहीं, राजा बलि है ना, राजा बलिया राजा बलि जो हुआ था। चलो, इस बार घर पे जाके पूछोगे, है ना? तो सांगा बात इस पे आई अपने। बाबर यह कहता है, क्या क्या से बात शुरू हुई थी, क्या कर रहा था? डायरी। बाबर डायरी लिखता था। बाबर क्या लिखता था? डायरी। तो जब वो खानवा के लिए रवाना होता है ना, उस दिन वो अपनी डायरी में लिखता है, उस दिन अपनी डायरी में लिखता है, या खानवा की लड़ाई के लिए आ रहा है तब वो अपनी डायरी में लिखता है कि जब मैं काबुल था, क्या लिखता है? तब सांगा ने अपना एक बंदा मेरे पास भेजा। किसने? और उसने कहा कि तुम भारत आओ आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी हमें परेशान कर रहा है। कौन परेशान कर रहा है? तुम भारत आओ, और भारत आके जब तुम इब्राहिम लोदी से लड़ोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो मैं सांगा के बुलाने पर कहां पर आया? भारत। किससे लड़ने के लिए? इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। इब्राहिम लोदी से मैं लड़ा पानीपत की लड़ाई में, और ये तो आया नहीं भाई साहब, ये सांगा तो मेरे का साथ देने के लिए आया नहीं, और ये नहीं आया तो अब इसको मैं सबक सिखाऊंगा। इसने मेरे साथ यूं वादा खिलाफी की है, इसने मेरा प्रोमिस तोड़ा है, इसने मेरा वचन भंग किया है। क्या किया है? ऐसा कौन लिखता है? पर इस बात में कई झोल है। इसका पहला तो यह है कि बाबर जब वहां से रवाना होता है तब इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखता। दूसरा यह है कि वो लिखता है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ मुझे बुलाया है, तो इसकी तो सांगा को आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 1517 और 1518 के अंदर ही वो रह चुका था। तीसरी बात यह कि यदि इब्राहिम लोदी के खिलाफ बुलाया था तो इब्राहिम लोदी का परिवार सांगा के साथ क्या कर रहा है? ये महमूद लोदी इधर क्यों बैठे हैं? चौथी बात यह है कि किसी बात को क्रॉस चेक कैसे किया जाए। मैं आपको कोई एक बात कर दूंगी, ये बात है, तो आप क्रॉस चेक कैसे करो? और किसी से पूछोगे? सर या कोई बुक में देखोगे यार सर ने बात कही वो सही है कि नहीं है? तो हम बाबर के टाइम की और किताबें लिखी उनको चेक कर लिया जाए। बाबर की खुद की बेटी थी गुलबदन बेगम। कौन थी? वो एक बुक लिखते हुमायूं नामा। कौन सा लिखती है? हुमायूं नामा। अकबर के टाइम में दो बड़ी फेमस किताबें लिखी गई। अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा, और निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था तबकात अकबरी। लगभग उसी टाइम के आसपास की एक बहुत अच्छी किताब अहमद यादगार ने लिखी थी तारीख शाही। तो उसी टाइम की एक बहुत अच्छी किताब अलाउद्दौला कजवी ने लिखी थी नफाइसुल मासिर। उसी टाइम की एक बहुत अच्छी किताब मुल्ला दाऊद ने लिखी थी तारीख अल्फी। उसी टाइम की एक बहुत अच्छी किताब वाकयात मुस्ताकी लिखी थी रिजकुल्ला मुस्ताकी ने। उसी टाइम की दो तीन अच्छी किताबें खोंद मीर ने लिखी थी, मिर्जा हैदर ने लिखी थी, और एक और किसी की बहुत अच्छी सी किताब है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। उन सारी किताबों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। यदि इतनी बड़ी बात होती कि सांगा बुलाता तो कोई ना कोई दूसरा तो लिखता, लेकिन दूसरे किसी ने भी इस बात का किसी प्रकार का जिक्र। इसका मतलब उस दिन बाबर डायरी में खुद को जस्टिफाई करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण दे। फिर दूसरा हो भी सकता है नहीं लिखी हो, हुआ हो बाबर को ये बात बताओ। तो बाबर कहता है वहां से एक दूत आया, उसने मुझे सांगा का लेटर दिया। तो कहां है वो लेटर?
अच्छा, बाबर ने बाकी सारे लेटर अपनी बुक में दिए हैं, ये लेटर आया था, ये मैं छाप रहा हूं यहां, ये लेटर आया था, ये छाप रहा हूं, वो लेटर क्यों नहीं है? बाबर ने एक किताब खुद तैयार की थी, उसकी 2-3 कॉपियां इधर उधर और भेजी थी, उन कॉपियों में भी नहीं है। इसका मतलब है यहां बाबर खुद को जस्टिफाई करना चाह रहा था, खुद को यूं कहना चाह रहा है कि नहीं भाई साहब, लोगों को बताने के लिए क्यों लड़ने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इसने मेरा क्या तोड़ दिया।